हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का भूगोल और जल संसाधन के पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। ये NCERT बुक है, तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। हमारे कुछ विघ्न के कारण बहुत दिनों से वीडियो 10-15 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो वो विघ्न जो है सॉल्व हो गया है। तो आज से हम निरंतर वीडियो अपलोड करते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए हम आज के अध्याय हम शुरू करते हैं। तो हम बहुत स्तर तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन एवं प्रबंधन के आवश्यकता। हमारे जीवन में जल संसाधन एवं प्रबंधन के आवश्यकता क्यों पड़ता है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो संरक्षण का मतलब आप यहाँ पर समझ चुके हैं। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, और प्रबंधन मतलब उसको विशेष प्रकार के प्रबंधन के माध्यम से उसको बचाया जाना चाहिए। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, तो आप देखते रहें। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति तेजी से फैलते प्रदूषित एवं जो है समय के मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन अनिवार्य है। मतलब आप लोग ये देखते होंगे जो हमारे विश्व में, हमारे भारत में, हमारे बहुत सारे स्तर पर अगर हम बात किया जाए तो जल के हम सीमित संसाधन है। जल क्या है, एक सीमित संसाधन आपूर्ति हो गई है, और तेज़ी से फैलते प्रदूषण के कारण प्रदूषण हमेशा प्रदूषित हो रहे हैं। समय के उपरांत अत्यधिक जल का मांग हो रहा है। जल संसाधन को संरक्षण एवं प्रबंधन अनिवार्य है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य जीवन और खाद्यान्न सुरक्षा और जीविका और जो उत्पादक अनुक्रियाएं सुनिश्चित किया जा सके, और नैसर्गिक परिवर्तन को निम्नकरण पर जो है विराम लगा सके। मतलब अगर खाद हम बात करेंगे जल संसाधन को, तो जीवन के स्वास्थ्य जीवन के लिए अगर हम अच्छा कर सकते हैं, अगर जल प्रबंधन करें, जल को बचाएं, तो खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा हो सकता है, और जीविका के उत्पादन के लिए अच्छा हो सकता है, अनुक्रियाएं सुनिश्चित किया जा सकता है, नैसर्गिक परिवर्तन निम्नीकरण में विराम लग सकता है। जल संसाधन को दुर्लभता एवं संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया गया था। मतलब हमारे सरकार जो है जल संसाधन को बचाव के लिए, जल संसाधन को दुरुपयोग के रोक के लिए हमारे सरकार सितंबर 1987 ईस्वी में यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत किया गया था, लागू किया था। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय जल नीति कब लगा था, तो 1987 ईस्वी में लगाया गया था। कालांतर में कई समस्याओं को उभरने के कारण इस संशोधन कर हम राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1987 को संशोधन करके फिर राष्ट्रीय जल नीति 2002 में रूप में जो उसको प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण एवं निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाएं को निर्मित किया गया था। तो जल संसाधन किस प्रकार से रहे, उसके लिए उसको 3 तरीका से बताया गया है, कि किस प्रकार हम जल संसाधन को दुरुपयोग से रोक सकते हैं। तो जल के आप जो है उपलब्धता को बनाए रखना, मतलब जल को उपलब्धता जो है, जो अगर जितना मात्रा में है उसको उपलब्धता को बनाए रखना मूलभूत पॉइंट है। और उसके बाद जो है बी पॉइंट में आएंगे, तो जल के प्रदूषित होने से बचाव। जो जल प्रदूषित हो रहा है अत्यधिक, आप देख सकते हैं बहुत सारे नदी तालाब हो गया, बहुत सारे जो है प्रदूषित जल हो गए हैं, तो उसको बचाव करना है। और प्रदूषित जल को स्वस्थ कर उसका पूर्ण जो है चक्रण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार जो प्रदूषित जल हो गया है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी पर, तो उस जल को क्या करना है, विनिर्माण करके पुनः चक्रण करें। फिर क्या करें, उसको शुद्धित थिराना के टंकी में डालकर उसको शुद्धिकरण करके पेयजल बना करके, और हम लोग फिर उसको क्या करें, उसको उपयोग करें। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं इस संदर्भ में अनुक्रमित संरक्षण विधि जो है कारगर सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं भूमिगत जल,
यहाँ पर देखेंगे भूमिगत जल की जो है पूर्ण पूर्ति। तो भूमिगत जल का पूर्ण पूर्ति क्या है? तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पूर्ण पूर्ति पर बल दिया गया था। कौन? APJ अब्दुल कलाम। और जिससे खेतों हो गया, गांवों हो गया, शहरों, उद्योगों और पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक कंपोस्ट खाद प्रयोग एवं जो है वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण एवं मल जल शोषण एवं जो पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलापों उपयोग में हो सकते हैं। तो जल का अत्यधिक इसको उपयोग करने के बाद इसको अलग अलग संरक्षण के तौर पर रखा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं शहरीकरण हो गया और भवन निर्माण हो गया और रेल मार्ग हो गया और सड़क परिपक्वकरण भूमि जल पूर्ति की बाधक तत्व है। ये सब क्या है? भूमि जल पूर्ति के क्या है? जो है बाधक तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको संभव प्रबंधन, मतलब जल को संभव प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए हम लोगों को। तो जल संभव प्रबंधन में जो है परिवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्योग, कृषि, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादक को बढ़ावा जा सकता है और इससे पेय जलापूर्ति की भी किया जा सकता है। जो पेय जलापूर्ति है उसको भी हम क्या किया जा सकता है? इस प्रबंध को छोटे इकाइयों पर जो लागू करने की आवश्यकता होती है। जो छोटी इकाई हैं उस पर भी लागू किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकनीकी का इस्तेमाल करके हम जल पूर्ति कर सकते हैं। तो तकनीकी विकास में क्या है? मतलब तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी हुआ, बुद्धि हुआ। तो तकनीकी विकास से तात्पर्य है कि जो उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग जो है किया जा सके, मतलब कम से कम जल का उपयोग कर अधिकाधिक जो है लाभ किया जा सकते हैं। मतलब बहुत कम जल का उपयोग करके और अत्यधिक लाभ हम किया जा सकता है तकनीकी के माध्यम से। जैसे अगर बात करेंगे ड्रिप सिंचाई हो गया, लिफ्ट सिंचाई हो गया, उसके बाद सूक्ष्म फुहारे हो गया और सिंचाई हो गया, उसके बाद सीढ़ीनुमा खेती हो गया। इस सब में क्या है? तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई भी कर लेते हैं, खेत पटा लेते हैं और उतना पानी भी सीमित मात्रा में मतलब बच जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सिंचाई, अगर जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पाइप है और पाइप में फुहारा का माध्यम से यहाँ पर ऐसे करके फुहारा पाइप रहता है और इसमें इधर से इधर पानी गया, इधर से इधर, फिर यहाँ से इधर, इधर से, इस प्रकार क्या होगा? फुहारा के माध्यम से खेत सिंचाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब वर्षा जल संग्रह एवं उसकी पूर्ण चक्रण। तो वर्षा जल संग्रहण एवं उसकी पूर्ण चक्रण, जो बारिश के जल है उसको हम किस प्रकार से संग्रह करना, उसको बचा सकते हैं और उसको हम पुनः चक्रण करके, मतलब पुनः दोबारा उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो आप जान चुके हैं कि जल पूर्ण जो है दुर्लभता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना के विफल होने पर उसको विवादास्ता होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एवं लोकप्रिय जल संरक्षण के तरीके हो सकते हैं। प्राचीन काल में अगर बात करेंगे तो वर्षा जल संग्रह के अगर अर्थ आप नहीं समझे हैं तो इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर आप पहले ये देख लें कि क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। भूमिगत जल का 22% भाग जल का संचय वर्षा जल भूमि में प्रवेश करने से होता है। मतलब भूमिगत जल का जो पृथ्वी के अंदर में जो जल होते हैं उसमें 22% भाग जो संचय कर वर्षा जल का जो है प्रवेश करते हैं। बारिश के जल जो है 22% भूमि के अंदर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप जल संग्रह एवं लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते थे। मतलब बहुत तरह का जल संरक्षण ढांचे पाए जाते हैं। तत्कालीन भारतीय
भारतीय को वर्षा पद्धति एवं मुद्रा गुणों का गहन ज्ञान था और उन्होंने स्थानीय परिपक्वता में जल जो है वो वर्षा जल एवं भौम जल और नदी जल बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके जो है विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में हम क्या कहते हैं, गुल एवं कुल, गुल अथवा कुल जो हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी के धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए किया गया है। पश्चिमी भारत की अगर बात करेंगे और ख़ासकर जो है राजस्थान में उसको पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत के रूप में करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, वर्षा जल संग्रह करके अपना छत पर, मतलब घर पर क्या किया जाता है, मकान पर छत को पानी, मतलब जो पानी को स्टोर करके अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आप बोलिएगा सर ये क्या हुआ, जैसे अगर मान लिया जाए ये मकान है, ये मकान है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं क्या है, ये मकान है। मकान पर क्या किया जाएगा, इस पर क्या करेगा, इस पर पानी को बचा लेगा, पानी को बारिश के जल होगा इस पर गिरेगा और इसमें एक जो पाइप लगा दिया जाएगा, इस प्रकार पाइप, और यहाँ पर बहुत सारे टंकी दे दिया जाएगा। अब ये पानी क्या होगा, इस टंकी में सेव होगा, फिर क्या होगा, इसको शुद्धिकरण करके विभिन्न प्रकार का उपयोग करके अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कहाँ पर, राजस्थान और तमिलनाडु के क्षेत्र में। हम यहाँ पर बात करेंगे बारिश में, अगर हम बारिश के अगर बात करेंगे, जल वाहिकाएँ बनने के जल होते हैं शुष्क एवं उसको अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के एक चित्र करते हैं और एकत्र करके गड्ढे का निर्माण किया जाता है। उसमें तमिलनाडु और गड्ढे का निर्माण करते हैं और जिससे मृदा सिंचित खेती जो है की जा सके, मृदा सिंचित क्या कर सके, खेती किया जा सके। और राजस्थान के हम बात करेंगे तो राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में उसको खादिम तथा अन्य क्षेत्रों में उसको जोडर के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बीकानेर एवं जो है फलोदी और उसको बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का भंडार भूमिगत ट्रैक में किया जाता है और जिसे हम उसको क्या कहते हैं, बांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांका कहा जाता है। यह प्राय आंगन में हुआ करता है और जिससे छत का संग्रह जल को पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब आंगन में क्या किया जाता है, गड्ढा कर लिया जाता है और छत के पानी को क्या किया जाता है, स्टोर करके। और इस कार्य के राजस्थान में हम बात करेंगे, राजस्थान के अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं, NGO तरुण भारत संघ पिछले कई जो है वर्षों से कार्य कर रहे हैं और मेघालय में उसको सिलाई के छत वर्षा जल संग्रह आज से पारंपरिक रूप से उसको प्रचलन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार जो है छत का पानी का स्टोर करते हैं। राजस्थान हो गया, तमिलनाडु में हो गया, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले क्या है, यहाँ पर जो पानी इस पर गिर रहा है और पानी गिरने के फलस्वरूप यहाँ पर ये देख सकते हैं पाइप लगा हुआ है। ये पाइप लगा करके और यहाँ पर सेव कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाइप सेव कर रहे हैं, नदी बना दिया है और इसमें सब पानी क्या होगा, सेव होगा और अपना दैनिक जीवन में इसको क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम राजस्थान हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर और विकास में इसका क्षेत्र में उसको 12 योजना जलपूर्ति होने के कारण यहाँ पर वर्षा जल संग्रह की अपेक्षा हो गए हैं और उसमें जो जनक है, परंतु कुछ घरों में आज भी जो है उसको क्या करते हैं, टांका उपलब्ध है। कर्नाटक के क्षेत्र में अगर बात करेंगे, कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित उसको गंडाथूर गांव में छत का जल संग्रह एवं व्यवस्था 2000 से में अधिक हो गई है।
तो परंतु यहाँ पर देख सकते हैं तो बारिश के जल संग्रह से हम अधिक समझते हैं। यहाँ पर कर्नाटक में जो है मैसूर जिले में स्थित जो है उसमें क्या है, गंडाथूर गांव में छत जल का संग्रह व्यवस्था 200 घरों में है और जल संरक्षण के दिशा में एक जो है उसको क्या है, मिसाल है। इसमें ढांचे की जानकारी जो है चित्र में यहाँ पर दिया गया है। अब वर्तमान भारत में महाराष्ट्र और पश्चिम जो है राजस्थान, उसके गुजरात सहित बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर क्या किया, कई राज्यों में वर्षा जल का संग्रह और पुनः जो है उसको चक्रण किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अब सोन परियोजना एवं अध्ययन। तो सोन परियोजना के बारे में आप समझ चुके हैं। ये सोन परियोजना क्या है, तो स्वतंत्रता उपरांत भारत में आर्थिक एवं सामाजिक व्यापारिक सहित समग्र विकास उपदेश से जल संसाधन का उपयोग में योजना तैयार किया गया है और नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग में कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दिया गया है, जिस पर पूर्ण एवं चर्चा की गई है। मतलब आप देख सकते हैं सोन परियोजना हो गया बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत सारी योजना के निकाल करके और बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में इस क्षेत्र में बहुत सारे परियोजना का विकास किया गया है। अब यहाँ पर बिहार में भी इस उपयोग में उपदेश से रखकर जो है कई परियोजना बनाए गए हैं और जिनमें 3 प्रमुख जो है परियोजना है। पहला जो है सोन परियोजना है और गंडक परियोजना और कोसी परियोजना, 3 परियोजना है। तो सोन परियोजना क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। सोन परियोजना, सोन जो है सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ पर पहली परियोजना है। कहाँ पर, बिहार के। ब्रिटिश सरकार ने उसको सिंचित भूमि पर वृद्धि एवं आधिकारिक फसल उत्पादन की जो इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था ब्रिटिश सरकार। और इसमें जो है टेहरी समीप पूर्व पश्चिम दिशाओं में उसको नहरें काली निकली गई है। इसमें कुल लंबाई की बात करेंगे 130 किलोमीटर पूर्व की नहर पर पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले में लगभग जो है 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या करते हैं, सिंचित किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस क्षेत्र, इस नहर की जो पश्चिमी घाटी पश्चिमी शाखा से 3 उपशाखाएं निर्माण हुआ है और पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर जिले में है, सिंचित करते हैं और तीसरी शाखा प्रबंधन चौथे क्षेत्र में। इस प्रकार शाखाएं उसको जो है रोहतास, बक्सर, भोजपुर 3 जिले में प्रभावित करते हैं और उसमें जो है सुविकसित रूप से यह 3 नदी लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचित किया जाता है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर हम बात करेंगे 1968 ईस्वी के हम बात करेंगे तो 1968 ईस्वी में कई योजनाएं के जो है डेहरी में 10 किलोमीटर के दूरी स्थित जो है इंदिरा जो है पुरी नामक स्थान पर बांध लगातार बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रयोग किया गया था और इससे पुराने नहरों जल का उसको क्या किया जाता है, उसको बैराज और पूर्ति नहरी एवं जो है उसको विस्तारित एवं जो है उसको सुदृढ़ीकरण हुआ है। और यही वजह है कि यह सूखाग्रस्त जो है प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है, सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का क्या बोला गया है, चावल का कटोरा के नाम से विभूतित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन में जल जो है शक्ति गृह स्थापित की गई है। पश्चिमी नहर एवं जो है डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है और जिससे 6.6 मेगावाट जो है क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग उसको डालमियानगर का एक जो है बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठित के रूप में उभर गए हैं और इसके अतिरिक्त पूर्वी जो है नहर शाखा कर उसको बारून नामक स्थल पर क्या किया, शामिल किया गया है, उसको शक्ति गृह बनाया गया है। अब ये उसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगाया गया है और यहाँ पर
3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन की जा रही है। इस परियोजना नहर का पूर्णरोधा हो गए हैं। सोन की सहायता नदी उसको रिहंद के जल उपयोग का प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार करती है, और जिससे सोन के जल की कमी झेलती पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक उसको समाधान के लिए पहल कर रही है। बिहार विभाजन से पूर्व इंदिरा जलाशय योजना एवं उसको कदम वन जलाशय योजना का और इस नाम से पानी जानी जाती है। इस योजना का विकास के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तुत किया गया है, और जिसमें निर्माण सोन परियोजना का सिंचित स्थानीय मिल सकेगा, और साथ ही 450 मेगावाट बिजली का क्या करता है उत्पादन, तथा इसमें विद्युत का भी क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन हो सकते हैं यदि इस स्रोत का 3 राज्य का अधीन है, और जिसमें बिहार झारखंड और उसमें समन्वित बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश समित अभी भी प्रतिष्ठित बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग में इस योजना का कार्यरत हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के स्पर्श सहमति दे दी गई है, और इसके अंतर्गत NHPC के बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन दृष्टि से करेगा। और जल संसाधन विभाग का जल की आवश्यकता पूर्ति इस नहर का सिंचाई संचालन एवं कर सकते हैं। NHPC संबंधित राज्य के रूप में बीच सहमति केंद्रीय जल आयोग एवं परियोजना का स्वीकृत करने का कार्य वाहक कर रहे हैं। इस परियोजना बिहार के विद्युत परियोजना के प्रबंधन प्रगति है, और इस अतिरिक्त बिहार के अंतर्गत कई अन्य घाटी परियोजना एवं प्रस्तावित जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसके दुर्गावती जलाशय और परियोजना, उसके बाद ऊपरी किरूल जलाशय परियोजना, और उसको बागमती परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना, ये सब क्या है विकसित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के अध्याय इतना ही पर एंड करते हैं, वीडियो लंबा होने के वजह से। हम अगले अध्याय में पढ़ाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसको